तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम जान चुके थे। आज बारी है उसमें फर्दर आगे बढ़ने की और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बनाती हैं वहाँ तक पहुँचने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद रहना चाहिए, हमने -i इफ़ेक्ट का ऑर्डर आपको लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था, +i इफ़ेक्ट का ऑर्डर आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो बेशक से स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। ये ऑर्डर आज आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम पहली एप्लीकेशन की, और वो है एसिडिक कैरेक्टर, यानी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही इनको पानी में डाला जाता है ये अपने H आयन का लॉस करते हैं, और जो भी सब्सटेंस पानी में अपने H आयन का लॉस करता है उसे हम एसिड के नाम से पहचानते हैं। तो दे आर एसिडिक बिकॉज दे कैन लूज द प्रोटॉन। और क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के लिए आप जानते हैं एक्सप्रेशन K लिखा जाएगा, क्योंकि एसिड है तो हम इसको K भी लिख सकते हैं। और क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ ये है प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ Ka को नाम यहाँ पर देंगे एसिडिटी कांस्टेंट। तो एसिडिटी कांस्टेंट क्या हुआ? इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड दैट ऑफ एसिड। इसे एसिडिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है जितने ज़्यादा वो H आयन प्रोड्यूस करता है। ये जितने ज़्यादा H आयन देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने ज़्यादा H आयन देगा उतनी ही Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दैट Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बात को यहाँ पर कह दिया जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं जहाँ आपसे Ka के ऑर्डर में अरेंज करने को कहा जाएगा। तो Ka के ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या हुआ? आपको उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में ही अरेंज करना है, जो आपको सिखाया जाएगा। ऐसे ही Pk इज़ इक्वल टू -log Ka, और यहाँ से जनरलाइजेशन आप ये निकाल सकते हैं कि Pka इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपसे कभी ये पूछते हैं कि बताइए किसका Pka ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपसे वीक एसिड पूछा गया है। ध्यान से, किसका Pka ज़्यादा है अगर पूछा है तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि वीक एसिड कौन सा है। और अगर आपसे ये पूछा है कि किसका Ka ज़्यादा है तो आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो ये चीज़ बताने के लिए कि आप उलझे नहीं, आपसे स्ट्रॉन्गर एसिड पूछ सकते हैं, हायर Ka की वैल्यू पूछ सकते हैं, या लोअर Pka की वैल्यू, इनका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड से ही होता है। इस कंसर्न को, इस टॉपिक को याद रखना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस दैट एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के फैक्टर को आप किस तरह से याद रखेंगे? बहुत सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +i, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। इस तरह से इस पॉइंट को याद रखिए। जितना स्ट्रॉन्गर -i इफेक्ट होगा उतना स्ट्रॉन्गर आपका एसिड एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। +i इफेक्ट डिक्रीज़ करेगा। ऐसा क्यों होगा? देखो, जैसे सपोज़ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -i, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, और ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, प्रोटॉन को आसानी से रिलीज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेल्प्स इन ईजी रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। इसीलिए -i इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। यहाँ से इस बात को समझने की ज़रूरत होगी। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ज़रा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, देखो इजी से डिफ़िकल्ट अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हैं। जब हम क्लास लेते हैं तो कुछ बच्चे उसमें ड्रॉपर भी होते हैं, उन्हें वो कंसेप्ट अच्छे से याद हो चुके होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो अगर कोई बच्चा जल्दी से आंसर बताता है तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है, उस बच्चे के लिए एक सक्सेस है कि उसने अपनी तैयारी की, फटाफट आंसर बताया। सभी बच्चों को इस बात की ट्राई करनी चाहिए। अब आपको ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए और पूछा इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। आप ये देखिए कौन सा ग्रुप कनेक्ट है, -i या +i।
यहाँ पर अटैच है मिथाइल और यहाँ पर अटैच है NO2। मिथाइल का इफेक्ट होता है प्लस आई और NO2 का इफेक्ट होता है माइनस आई। प्लस आई माइनस आई हम जानते हैं, जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हमारा पहला पार्ट ये वीक एसिड और वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई रीज़न पूछे तो आपके पास जवाब है ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट इट रिजल्ट इन ईजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। अब ऐसे ही धीरे धीरे कोशिश करनी है आप सभी बच्चों को। अब देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये प्रेडिक्ट करना है। बताइए, आपके पास दो कंपाउंड हैं, मिलते जुलते ही हैं, तो क्या करना है आपने ये देखना है कि कौन सा ग्रुप कनेक्ट है। यहाँ पर अलग से कनेक्ट है मिथाइल मिथाइल और वहाँ कनेक्ट है एक मिथाइल। कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई, इसका भी प्लस आई और उसका भी प्लस आई। दोनों केस में हम देख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है। जहाँ प्लस आई ज़्यादा होगा वो वीक एसिड होगा, जहाँ प्लस आई कम होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो हमारा सेकंड वाला स्ट्रॉन्गर एसिड ड्यू टू लोअर प्लस आई इफेक्ट हम इस जवाब को यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन आता है कि सबसे स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ये आपको बताना है। अब देखिए ये है हमारे पास पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो दूसरा जिसे एसिटिक एसिड, यानी एक कार्बन और दो कार्बन। अब पता लगाओ दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है। यहाँ CH3 है और यहाँ H है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट और इसका भी प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई वाली लिस्ट अगर आपके पास है जो आपको लिखवाई गई है प्लस आई वाली लिस्ट, तो आप देख पाएंगे इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है वो वीक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड। जितने भी एलिफेटिक अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सभी में सबसे स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ किसी एक्सेप्शन की बात की जाती है, जनरली वो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही एल्डिहाइड के अंदर अगर किसी एक्सेप्शन की बात की जाती है वो भी पहला एल्डिहाइड, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड के बारे में हमें खास बात मालूम होनी चाहिए, ये रेड आंट लाल जो चींटियाँ होती हैं उनमें से मिलता था, जिनको फॉर्मिका कहा जाता था। तो फॉर्मिका में से ये मिलता था, तो इसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। मिथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड ये इतना भयंकर एसिड होता है, कहीं किसी के खुले घाव पे लग जाए या कहीं स्किन पे कट लगा हुआ है वहाँ लग जाए, बहुत इंटेंस पेन होता है। इंसेक्ट बाइट, मधुमक्खी वगैरह जब काट लेती हैं तो जो इंटेंस पेन होता है वो इसी की वजह से होता है। तो इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कभी कोई एक्सेप्शन पे आ जाएगा, या इंसेक्ट बाइट में कौन सा एसिड होता है, या रेड आंट में से कौन सा एसिड मिलता है। तो ये पर्टिकुलर एसिड आपको बहुत काम आएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन को याद रखना। चलो द नेक्स्ट वन, अब ज़रा फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारे जवाब सही होते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास दो कंपाउंड हैं और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए क्या दोनों में से कोई स्ट्रॉन्गर होगा या दोनों इक्वल होंगे, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होगी या दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में फ़र्क होगा। ये हमें पता लगाने की कोशिश करनी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले अटैच ग्रुप की बात कर लो। यहाँ अटैच ग्रुप NO2, यहाँ अटैच ग्रुप NO2 ग्रुप तो सेम है, लेकिन एक फ़र्क है कि यहाँ ये ग्रुप तीसरे कार्बन पे है, वहाँ वो ग्रुप दूसरे कार्बन पे है। मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। नो डाउट इसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ इफेक्ट डिक्रीज होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा, माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, यानी ये वीक एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। इस तरह से आप यहाँ पर जवाब देने के हालात में होंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। सिमिलरली ये तो कुछ एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में बात थी, अगर एरोमेटिक भी आ जाए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी जवाब आसानी से दे सकते हो। देखो कैसे, अब मैंने कहा
कि भाई मेरे पास ये है COH और ये है CH3 और ये है मेरे पास यहाँ COH और यहाँ है NO2। इनमें से पूछा बताइए कौन सा है आपका स्ट्रॉन्गर एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, नो डाउट दिख रहा है, एरोमेटिक है, ग्रुप क्या है, ये +I ये -I, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत जवाब आएगा। जिसमें -I है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, हमारा जवाब तुरंत यहाँ पर बन जाएगा कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम भी कई बार अचानक से आती हैं, ज़रा उसके लिए खुद को तैयार करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये मेरे पास पहला केस, यहाँ हम ले रहे हैं CH3, यहाँ COH, ऐसे ही ये है आपके पास COH और यहाँ है आपके पास COH और NO2 और इधर है बेंजोइक एसिड। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये आपसे पूछा गया। कंसेप्ट हम जान चुके हैं कि जहाँ +I है वो वीक है, जहाँ -I है वो स्ट्रॉन्ग है। अब कंसेप्ट हमें पता है, उसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या उसके बावजूद हम अपने इस सवाल का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो ध्यान रखिए, एक्सेप्शंस होते हैं जिसे ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। ऑर्थो इफेक्ट, अब ये चीज़ सिर्फ उन्हीं कंपाउंड में मानी जाती है जहाँ ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। ऑर्थो पे जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड को सॉल्व कर रहे हैं, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप है या नहीं। अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप है, ऑर्थो पे कोई ग्रुप है, तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजोइक एसिड से हमेशा ही स्ट्रॉन्गर होगा। अगर ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजोइक एसिड से हमेशा ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। हम अपनी इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑर्थो वाला, यानी बेशक से ये +I है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के विद रिस्पेक्ट ये हमेशा ही बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ भी ऑर्थो पे है, ये हमेशा ही बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा। इसे ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। अगर OH ग्रुप होता है तो वो एक एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, मैंने ज़रूर दिया है आपको, लेकिन यहाँ मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? कारण बहुत सिंपल सा है कि अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप होता है, अब ये ग्रुप स्टैटिक तो होते नहीं कि एक ही जगह खड़े रहें, ये तो एटम हैं जिनमें अलग अलग तरह से वाइब्रेशन होते रहते हैं, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। अब क्योंकि ये ऑर्थो पे सिचुएटेड है, एक दूसरे के पास पास हैं, इनमें आपस में ये टकराएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट कहा जाता है। जब दो ग्रुप आपस में टकराते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, और इनके टकराने की वजह से ये छोटा प्रोटॉन आसानी से बाहर चला जाता है। तो अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप है तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट काम करता है, और ऑर्थो वाला हमेशा ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। इस स्टेटमेंट को याद रखना, क्या नाम दिया हमने? ऑर्थो इफेक्ट, इसे हमने अलग से नाम दिया, ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन ये आया कि भाई आपके पास एक है बेंजोइक एसिड A, एक है ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड ये वाला, और एक है मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड, और आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? A, B और C एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहली बात, नो डाउट दोनों में +I है और ये बेंजोइक एसिड है। +I वाला बेंजोइक एसिड से वीक होगा, तो थियोरेटिकली तो ये होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए और ये दोनों सबसे वीक होने चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ही बेंजोइक एसिड से स्ट्रांग होता है। होना तो ये चाहिए कि दोनों को वीक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बी वाले में ऑर्थो इफेक्ट आ गया तो बी वाला इससे स्ट्रॉन्गर आ जाएगा, बी वाला आगे आएगा, फिर ए आएगा और फिर सी आएगा। मेटा पोजीशन दूर होती है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता,
वहाँ ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इस बात को याद रखने की कोशिश, प्रैक्टिस से ही ये बातें सॉल्व होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। अब ये देखो, ये मैंने आपसे कहा ये है बेंजोइक एसिड, फिर मैंने आपसे कहा भाई ये है आपके पास CH3 और ये है आपके पास यहाँ पर NO2। नाउ अब ये तीन हैं A, B, C, तीनों को हमें अरेंज करना है। नो डाउट दो में ऑर्थो इफेक्ट है, ये दोनों के दोनों बेंजोइक एसिड से स्ट्रांग होंगे क्योंकि दोनों में ऑर्थो इफेक्ट है। अब इन दोनों में से भी स्ट्रॉन्गर कौन होगा? देखो दोनों में एक बात तो कॉमन है कि ऑर्थो इफेक्ट तो दोनों के अंदर काम कर रहा है। अब अगला चीज़ देखो, इंडक्टिव, इसमें प्लस आई है और उसमें कौन सा है माइनस आई। तो मैं कहूँगा थर्ड वाले में ऑर्थो इफेक्ट भी है, माइनस आई भी है, जो कि फेवरेबल है एसिडिक कैरेक्टर के। तो थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, फिर हमारा बी वाला क्योंकि उसमें ऑर्थो इफेक्ट है, और फिर हमारा ए वाला ये रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट ऑर्थो इफेक्ट को नहीं जानता तो उससे यहाँ पर गलती होती ही होती है। वो हमेशा इसको यानी बी वाले को सबसे लास्ट में लेके जाता है, सवाल उसके गलत हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझ लेना है कि ऑर्थो इफेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कार्य करती है, हमें उस बात को वहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना होगा। तो जब भी आप इसमें पढ़ाई करें, ख़ास तौर पे इतनी बातों का ध्यान रखें कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, नहीं है, बेस है, ये सब कुछ ऑर्थो इफेक्ट के बेसिस पे आपको याद रहना चाहिए। अगली चीज़ आगे है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अमीन्स का मतलब क्या होता है? RNH2, इसे बेस कहते हैं। जब अमीन को पानी में डाला जाता है तो पानी में डालते ही ये OH आयन का लॉस करता है। पानी में जो OH आयन का लॉस करता है उसे बेस कहते हैं। इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, बेस है Kb। एसिड में क्या बताया था? Ka, और यहाँ क्या है? Kb, एंड दिस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट हो गया और ये डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नाउ Kb को क्या नाम दिया? बेसिसिटी कांस्टेंट। स्ट्रॉन्गर बेस कौन होता है? स्ट्रॉन्गर बेस वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करता है। जो जितने ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करेगा उतने ज़्यादा OH आयन की वैल्यू होगी और उतना ज़्यादा Kb होगा। सो नाउ आई कैन से Kb इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये यहाँ पर कहा जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ये कहेंगे। एंड जिसका Kb जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऐसे ही बच्चों, जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया था, हमारे पास एक और चीज़ आएगी Pkb, विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग Kb। और यहाँ से हम एक जनरलाइजेशन को निकाल सकते हैं कि Pkb इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर आपसे ये पूछा गया बताओ हायर Kb किसका है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर बेस पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा गया हायर Pkb किसका है, इसका मतलब वीक बेस आपसे पूछा गया है। तो Kb और Pkb के चक्कर में नहीं उलझ रहा। एक ज़माना था जब सिर्फ क्वेश्चन ये आते थे कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीक, लेकिन अब क्वेश्चंस के टाइप बदलते हैं। अब ये आपसे Kb और Pkb, जनरली Pkb के टर्म में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा गौर करना कि ऐसे सवालों में आपसे गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, कैसे अरेंज करेंगे? तो यहाँ पर अब ध्यान रख लो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम आपको ये कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ में था उससे बिल्कुल उल्टा, डायरेक्टली टू प्लस आई और इन्वर्सली टू माइनस आई। होपफुली आपने जब पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। ज़रा गौर से देखिए और पता लगाइए इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। नंबर 1, नंबर 2 क्या कहते हैं? कौन है स्ट्रॉन्गर बेस? आपने देखा यहाँ है ये प्लस आई और यहाँ है ये माइनस आई। प्लस आई माइनस आई, प्लस आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गर। जवाब आ गया
फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, ये हमने बता दिया। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कुछ इस तरह से सवाल पूछा होता कि भाई मेरे पास ये है बेस, अब आपको बताना है इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। कोशिश करो बताओ जल्दी से, फर्स्ट और सेकंड कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर बेस है। आप क्या देखोगे, ग्रुप कौन सा कनेक्ट है, ग्रुप है यहाँ पर CH3 यानी प्लस आई, और वहाँ पर भी CH3 यानी प्लस आई, लेकिन ग्रुप सेम है। क्या दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ सेम होगी? नहीं, फ़र्क है एक। फ़र्क क्या है? डिस्टेंस का। ये सेकेंड कार्बन पे, वो फर्स्ट कार्बन पे, हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज़ होता है, डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज़ होता है। यहाँ ये दूर है, प्लस आई इफेक्ट कम होगा, प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो पहले की बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंड की बेसिक स्ट्रेंथ से कम होगी। ये जवाब यहाँ पर बनता है। अब मैं एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखो, ये है इथाइन अमीन या इथाइल अमीन कह सकते हो, और ये है एन मिथाइल मीथेन अमीन। आपसे पूछा गया बताइए दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन, दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है आपको बताना है। तो क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए कि भाई ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन को इग्नोर करो। यहाँ CH3, वहाँ भी CH3, प्लस आई प्लस आई। अब फिर किस तरह से किया जाए, यहाँ प्लस आई नाइट्रोजन से दूर है और वहाँ प्लस आई नाइट्रोजन पे कनेक्ट है। नाइट्रोजन से दूर है, दूर जाने से, डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो लोअर प्लस आई, अगर प्लस आई लोअर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये वीक बेस, और उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, वो हमारा स्ट्रॉन्गर बेस वहाँ पे कहलाया जाएगा। इस तरह से आपने बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। आपको पजल करने के लिए क्या करते हैं, आपसे कहेंगे भाई प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, इनको अरेंज कीजिए बेसिक स्ट्रेंथ में। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन होता है जहाँ पर RNH2, ये मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था आपको। सेकेंडरी अमीन जहाँ पर RNHR, और टर्शरी अमीन हमारे पास ये होता है। अब पता लगा लो, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल कैसा इफेक्ट, प्लस आई, यहाँ भी कैसा इफेक्ट, प्लस आई और प्लस आई, और यहाँ भी किस तरह का इफेक्ट, प्लस आई। तो हम कहेंगे इनमें 3 प्लस आई इफेक्ट हैं, 3 प्लस आई, 2 प्लस आई, 1 प्लस आई। 3 प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इस तरह से कहा जाएगा, ये बता सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिक कैरेक्टर को यहाँ पर कम से कम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आने वाले को ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में आता है एलिफेटिक अमीन, दैट दिस इज़ एलिफेटिक अमीन एंड दिस इज़ एरोमेटिक अमीन। आपसे पूछा एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेसिक है। ये आपने ले लिया एनिलीन और वो ले लिया आपने मिथाइल अमीन। पूछेंगे एनिलीन और मिथाइल अमीन में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस तरह से आप इसका बात का जवाब देंगे, बहुत सिंपल। ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जिसका इफेक्ट है प्लस आई, और ये है बेंजीन रिंग जिसका इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई। जिसका प्लस आई होगा वो स्ट्रॉन्गर, यानी एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। ये बात यहाँ पर बनती है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस का जवाब आप इस तरह से आसानी से दे सकते हैं, ध्यान रखना। अब ऐसे ही अगर मैं एरोमेटिक अमीन की तरफ बात करता हूँ, जैसे मेरे पास NH2 है यानी एनिलीन है, और ऐसे ही एक मैंने आपके पास ये कंपाउंड लिया NH2 और मेटा पोजीशन पे CH3। आपसे पूछा कौन सा स्ट्रॉन्गर, दिख रहा है CH3 मेटा पोजीशन प्लस आई होगा, ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, दिस इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, ये बात आएगी। इस तरह से एरोमेटिक में हमने यहाँ पर आसानी से जवाब दे दिया कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। अगर इसी CH3 की बजाय आपके पास यहाँ पे NO2 होता तो आपके लिए जवाब देना कोई मुश्किल नहीं था, फर्स्ट और सेकंड। आप जानते हैं NO2 का माइनस आई, और जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है
वो V के बेस होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो ये जवाब हमारे पास बन गया, ये आ गया। लेकिन समस्या तब आती है जब कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे सिचुएटेड होता है। यानी लेट आपके पास यहाँ ऑर्थो और एक है आपके पास एनिलीन और दूसरा भी है, वहाँ पर भी है ऑर्थो NH2 एंड दिस इज NO2 और एक है आपके पास एनिलीन। आपसे पूछा गया बताइए इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा और इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा। तो याद रख लो, जब कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आता है तो वहाँ पर ऑपरेट होने वाला इफेक्ट का नाम क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो ऑर्थो इफेक्ट सोचना है। ऐसे ये बात भी क्लियर कट दिमाग में हो, ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ दो ही तरह के कंपाउंड हैं, एक बेंजोइक एसिड और एक एनिलीन्स। फिनॉल्स में नहीं होगा, ईथर्स में नहीं होगा, एल्डिहाइड्स में नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा? बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन्स यानी अमीन्स वाले, सिर्फ इनमें होगा और किसी के अंदर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा रूल ये कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आर ऑलवेज वीक बेस एज कंपेयर टू एनिलीन। एसिड के केस में क्या था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले स्ट्रॉन्गर एसिड थे, बेस में उल्टा कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है वो हमेशा ही वीक बेस होगा एज कंपेयर टू एनिलीन, यानी ये वीक बेस होगा, ये वीक बेस होगा एज कंपेयर टू एनिलीन। रीजन वही है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। बेस उसको कहते हैं जो प्रोटॉन को गेन करता है, प्रोटॉन को। अब ये ग्रुप इतने पास पास होते हैं और लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं कि ये प्रोटॉन को आने नहीं देते और प्रोटॉन यहाँ आसानी से आ नहीं पाता, तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, वो वीक होता है। इस तरह से आपने ये बेसिक कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि कहाँ पर कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वीक बेस होगा, इस बात को समझ ली। अब ज़रा इस क्वेश्चन का मीनिंग देखना, बताना। ये NH2 A पार्ट, यहाँ ऑर्थो पे CH3 अगर मैं लगा देता हूँ, ये CH3 आ गया B पार्ट। ऐसे ही मैंने मेटा पे CH3 लगा दिया, दिस इज C पार्ट। पूछा गया बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर है। पहले देख लो ऑर्थो इफेक्ट है या नहीं है। अगर ऑर्थो है तो वो एनिलीन से वीक होगा। इसमें ऑर्थो है तो ये ऑब्वियस है कि एनिलीन से वीक होगा, इससे कम होगा, वीक होगा। वो मेटा, अब मेटा पे ऑर्थो इफेक्ट तो होगा नहीं। कौन सा ग्रुप है? प्लस आई, और प्लस आई वाला स्ट्रॉन्गर होगा, यानी CAB सबसे स्ट्रॉन्गर C, फिर A, फिर B। कोई पूछे B सबसे वीक क्यों है, तो आपके पास जवाब है बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट, वो सबसे वीक रहेगा, सबसे कमज़ोर रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो इस तरह से बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। हमारी टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो चुका है, लेकिन आपको ये पूरा टॉपिक पूरी ऑर्गेनिक में याद रहना चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।